बच्चों, आज के इस वीडियो में हम साइंस के सेकेंड चैप्टर जिसका नाम एक्सप्लोरिंग सब्सटेंसेस एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल है, उसको पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बच्चों, इस चैप्टर का स्टार्ट 28 फरवरी से होता है। इस दिन स्कूल में नेशनल साइंस डे सेलिब्रेट किया जा रहा था। इस स्कूल के गेट पर दो भाई बहन जिनका नाम अश्विन और कीर्ति था, उन्हें कागज़ की एक सफ़ेद शीट दी गई। वे ये जानने के लिए बहुत उत्सुक थे कि उन्हें कागज़ की एक सफ़ेद शीट क्यों दी गई। लेकिन जब वे कुछ आगे चलकर जाते हैं तो देखते हैं कि एक वॉलंटियर इन कागज़ के ऊपर में एक लिक्विड छिड़क रहा था। उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ क्योंकि लिक्विड को कागज़ पर डालते ही उसके ऊपर कुछ वर्ड्स दिखलाई देने लगे थे, जिस पर लिखा था, वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। यह देखकर वे बहुत एक्साइटेड थे और जानना चाहते थे कि यह कैसे हुआ और इसका रीज़न क्या है। लेकिन जब वे दोनों एक स्टॉल के पास जाते हैं जिसका नाम कलरफुल वर्ल्ड ऑफ सब्सटेंसेस था, तब उनकी क्यूरोसिटी मतलब जानने की इच्छा थोड़ी पूरी हो जाती है। उन्होंने अलग अलग सब्सटेंसेस को मिलने पर कलर चेंज होता है, ऐसे कई एक्टिविटीज़ को वहाँ उस स्टॉल में देखा था। यह देखकर उन्होंने और अधिक जानने का फैसला लिया। बच्चों, अब हम उनके इस लर्निंग एडवेंचर में ज्वाइन हो जाते हैं और देखते हैं कि वे क्या क्या सीखते हैं। इस लर्निंग एडवेंचर के जर्नी में सबसे पहला टॉपिक है 2.1 नेचर आवर साइंस लैबोरेटरी, जिसका पहला पार्ट है 2.1.1 लिटमस एज एन इंडिकेटर को पढ़ेंगे। इस टॉपिक की शुरुआत एक्टिविटीज़ 2.1 से होती है, जिसमें आपको लेमन जूस, सूप सॉल्यूशन, आंवला जूस, टैमरिंड वाटर, विनेगर, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, लाइम वाटर, टैप वाटर, वॉशिंग पाउडर सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन और सॉल्ट सॉल्यूशन के सैंपल को कलेक्ट करने के लिए बोला गया है। फिर एक लिटमस पेपर लेने बोला गया है और इसे स्मॉल पीसेस में कट कर लेने के लिए बोला गया है। उसके बाद में इन स्मॉल पीसेस को एक क्लीन और ड्राई वाइट टाइल के ऊपर में फैला देते हैं। नेक्स्ट एक ड्रॉपर लेते हैं और हर एक सैंपल के एक एक ड्रॉप को लिटमस पेपर के पीस के ऊपर डालते हैं। तो बच्चों, क्या आप लिटमस पेपर के पीस में कुछ कलर चेंजेस देखते हैं? फिर हमें बोला गया है कि अपने यही एक्टिविटीज़ को आपको रेड लिटमस पेपर के पीस के साथ करने के लिए बोला गया है और अपने ऑब्जर्वेशन को 2.1 टेबल में लिखने के लिए बोला गया है। तो बच्चों, टेबल 2.1 के फर्स्ट सैंपल लेमन जूस के एक ड्रॉप को अगर ब्लू लिटमस पेपर के ऊपर डालते हैं तो वह रेड कलर में चेंज हो जाता है। लेकिन जब लेमन जूस के एक ड्रॉप को रेड लिटमस पेपर के ऊपर डालते हैं तो उसके कलर में कोई चेंजेस नहीं होता है। फिर उसके बाद सोप सॉल्यूशन को ब्लू लिटमस पेपर पर डालते हैं तो उसमें कोई कलर चेंजेस नहीं हुआ। लेकिन जब सोप सॉल्यूशन को रेड लिटमस पेपर में डाला गया तो वह ब्लू कलर में चेंज हो गया। अब थर्ड सैंपल दैट इज़ आंवला जूस के एक ड्रॉप को ब्लू लिटमस पेपर में डालने पर हम देखते हैं कि वह रेड कलर में चेंज हो गया। पर जब आंवला जूस के एक ड्रॉप को रेड लिटमस पेपर पर डाला गया तो उसके कलर में कोई चेंजेस नहीं हुआ। अब फोर्थ सैंपल दैट इज़ टैमरिंड वाटर मतलब इमली के पानी के ड्रॉप को ब्लू लिटमस पेपर पर डालते हैं तो देखते हैं कि वह रेड कलर में चेंज हो जाता है। पर अगर टैमरिंड वाटर के ड्रॉप को रेड लिटमस पेपर पर डालते हैं तो कोई कलर चेंजेस नहीं होता है। नेक्स्ट फिफ्थ सैंपल दैट इज़ विनेगर के ड्रॉप को अगर ब्लू लिटमस पेपर के ऊपर डालते हैं तो वह रेड कलर में चेंज हो जाता है। पर जब इसे रेड लिटमस पेपर के ऊपर में डाला जाता है तो कोई कलर चेंज नहीं होता है। नेक्स्ट सिक्स सैंपल को दैट इज़ बेकिंग सोडा सॉल्यूशन के एक ड्रॉप को अगर ब्लू लिटमस पेपर पर डालते हैं तो उसमें कोई कलर चेंज नहीं होता है। पर जब इस सॉल्यूशन को रेड लिटमस पेपर पर डाला जाता है तो इस
लिटमस पेपर का कलर ब्लू हो जाता है। नेक्स्ट आप 7th सॉल्यूशन दैट इज़ लाइम वाटर के एक ड्रॉप को ब्लू लिटमस पेपर पर डालते हैं तो हम देखते हैं कि लिटमस पेपर का कोई कलर चेंज नहीं होता है। पर जब इस सॉल्यूशन को रेड लिटमस पेपर पर डाला गया तो रेड लिटमस पेपर ब्लू कलर में चेंज हो गया। अब नेक्स्ट 8th सॉल्यूशन दैट इज़ टैप वाटर के एक ड्रॉप को ब्लू लिटमस पेपर पर जब डाला गया तो उस लिटमस पेपर का कलर में कोई चेंजेस नहीं आया, लेकिन जब टैप वाटर को रेड लिटमस पेपर पर डाला गया तो रेड लिटमस पेपर ब्लू कलर में चेंज हो गया। नेक्स्ट 9th सैंपल दैट इज़ वॉशिंग पाउडर सॉल्यूशन के एक ड्रॉप को ब्लू लिटमस पेपर पर डालते हैं तो देखते हैं कि कोई कलर चेंज नहीं होता, पर जब इस सॉल्यूशन को रेड लिटमस पेपर के ऊपर डालते हैं तो देखते हैं कि ब्लू कलर में वो चेंज हो गया है। नेक्स्ट 10th सैंपल दैट इज़ शुगर सॉल्यूशन के एक ड्रॉप को ब्लू लिटमस पेपर पर डालते हैं तो कोई कलर चेंजेस नहीं होता है, पर जब इसे रेड लिटमस पेपर पर डालते हैं तो भी कोई कलर चेंजेस नहीं होता है। उसी तरह जब सॉल्ट सॉल्यूशन को भी रेड लिटमस पेपर पर डालते हैं तो उसमें भी कोई कलर चेंजेस नहीं होता है, पर जब इसे रेड लिटमस पेपर पर डालते हैं तो भी कोई कलर चेंजेस नहीं होता है। नेक्स्ट 12th सैंपल के एक ड्रॉप को अगर ब्लू लिटमस पेपर या रेड लिटमस पेपर पर डालते हैं तो कौन सा कलर चेंज होगा, ये डिपेंड करता है कि हम कौन सा सॉल्यूशन को लेते हैं। अब बच्चों आपको बोला गया है कि आप टेबल 2.1 को ध्यान से देखिए और सैंपल्स को 3 ग्रुप्स में बांट लीजिए। ग्रुप ए में उन सैंपल्स के नाम लिखिए जो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में बदल देते हैं। ग्रुप बी में उन सैंपल्स के नाम लिखिए जो रेड लिटमस को ब्लू में बदल देते हैं। और ग्रुप सी में उन सैंपल्स के नाम लिखिए जिनको दोनों ही प्रकार के लिटमस पेपर पर डालने पर कोई भी चेंजेस नहीं होता है। तो बच्चों ग्रुप ए में लेमन जूस, आंवला जूस, टैमरिंड वाटर और विनेगर का नाम लिखेंगे हम। ग्रुप बी में सोप सॉल्यूशन, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, लाइम वाटर और वॉशिंग पाउडर सॉल्यूशन का नाम लिखेंगे। और ग्रुप सी में टैप वाटर, शुगर सॉल्यूशन और सॉल्ट सॉल्यूशन का नाम हम लिखेंगे। बच्चों इस पेज के स्टार्टिंग में एक लड़की का फ़ोटो दिखाया गया है जिसमें लड़की यह जानना चाहती है कि रेड और ब्लू लिटमस पेपर स्ट्रिप्स किस चीज़ से बनती है। फिर वह सोचती है कि जब कुछ सैंपल्स के ड्रॉप को इन पेपर स्ट्रिप्स पर डाला जाता है तो इसका रंग क्यों बदल जाता है। बच्चों 2.3 फिगर में आपको ब्लू लिटमस पेपर और रेड लिटमस पेपर के स्ट्रिप्स को दिखाया गया है, जिसे आप देखकर समझ जाएंगे कि ये दोनों पेपर कैसे होते हैं। अब बच्चों हम लोग आगे पढ़ेंगे कि लिटमस क्या होता है, वह कहाँ से मिलता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों लिटमस लाइकेन से मिलने वाला एक नेचुरल सब्सटेंस है। यह सॉल्यूशन के रूप में और कागज़ के स्ट्रिप्स के रूप में भी पाया जाता है, जिसे हम लिटमस पेपर कहते हैं। लिटमस पेपर 2 रंगों में मिलता है, एक ब्लू और दूसरा रेड। बच्चों जो सब्सटेंसेस ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देता है वे एसिडिक नेचर के होते हैं, जबकि वे सब्सटेंसेस जो रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देता है वे बेसिक नेचर के होते हैं। बच्चों लिटमस एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन में अलग अलग रंग में दिखता है, इसीलिए इसे एसिड बेस इंडिकेटर कहा जाता है। बच्चों कुछ और भी सब्सटेंसेस होते हैं जो नेचुरल और सिंथेटिक होते हैं, उनका भी प्रयोग हम एक इंडिकेटर की तरह कर सकते हैं। बच्चों नेचुरल इंडिकेटर तो हम लोगों को नेचर से मिल जाता है, पर सिंथेटिक इंडिकेटर को लैबोरेटरीज में बनाया जाता है। बच्चों अब हम एक छोटे से ब्लॉक को ध्यान से पढ़ते हैं जिसका हेडिंग है होलिस्टिक लेंस। इसमें बताया गया है कि लाइकेन 2 लिविंग ऑर्गेनिज्म के मिलने से बनता है, एक है फंगस और दूसरा है अलगा। वे उन एरिया में चट्टानों और पेड़ों पर उगते हैं जहां बहुत ज़्यादा वर्षा और साफ हवा होती है। तो बच्चों क्या आपको अपने आसपास के पेड़ों में लाइकेन मिलता है? अगर मिलते हैं तो
कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बच्चों, अब हम टेबल 2.2 में ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी में जो सब्सटेंसेस हैं उन्हें क्लासीफाई करते हैं। ग्रुप ए के सब्सटेंसेस जैसे लेमन जूस, आंवला जूस, टैमरिन वाटर और विनेगर ने ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर दिया, जिसका मतलब है कि ये सब्सटेंसेस एसिडिक नेचर के हैं। जबकि ग्रुप बी के सब्सटेंसेस जैसे कि सोप सॉल्यूशन, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, लाइम वाटर और वॉशिंग पाउडर सॉल्यूशन ने रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर दिया, जिसका मतलब है कि ये सब सब्सटेंसेस बेसिक नेचर के हैं। और ग्रुप सी के सब्सटेंसेस जैसे कि टैप वाटर, शुगर सॉल्यूशन और सॉल्ट सॉल्यूशन किसी भी प्रकार के लिटमस का रंग को नहीं बदलते हैं। तो बच्चों, क्या आप ऐसे सब्सटेंसेस के नेचर को आप बता सकते हैं कि वे क्या होते हैं? हाँ बच्चों, हम बता सकते हैं। तो बच्चों, ऐसे सब्सटेंसेस को न्यूट्रल सब्सटेंस कहा जाता है, क्योंकि वे ना तो एसिडिक होते हैं और ना ही बेसिक होते हैं। बच्चों, अब हम एक्टिविटीज़ 2.2 को पढ़ेंगे। बच्चों, टेबल 2.2 के ग्रुप ए में जितने भी सब्सटेंसेस हैं, क्या वे सब खाने लायक हैं? और ये भी पूछा गया है, क्या आपने कभी भी इन सब्सटेंसेस को टेस्ट किया है? और ये भी बोला गया है, क्या आपको इनका टेस्ट याद है? तो बच्चों, आप देखेंगे कि ग्रुप ए के सभी सब्सटेंसेस का स्वाद खट्टा है। अतः हम लोग कह सकते हैं कि जो सब्सटेंसेस खट्टे होते हैं उनमें एसिड्स होते हैं और वे एसिडिक नेचर के होते हैं। फिर आगे हम लोगों को चेतावनी दी गई है, जिसमें बोला गया है कि जब तक ना बोला जाए तब तक आपको कोई भी चीज़ों को टेस्ट नहीं करना चाहिए। बच्चों, हमें कभी भी अननोन सब्सटेंसेस को टेस्ट करना भी नहीं चाहिए। नेक्स्ट फिगर 2.4 में कुछ इडेबल सब्सटेंसेस दिए गए हैं और उनमें पाए जाने वाले एसिड्स के नाम भी दिए गए हैं, जिनमें सबसे ऊपर ऑरेंज है और ऑरेंज में साइट्रिक एसिड होता है। फिर उसके ठीक नीचे आंवला है, जिसमें एस्कॉर्बिक एसिड और साइट्रिक एसिड होता है। फिर ठीक उसके नीचे मैंगो है, जिसमें टार्टेरिक एसिड पाया जाता है। और ठीक उसके नीचे टोमेटोज़ हैं, जिसमें सिट्रिक एसिड और ऑक्जेलिक एसिड दोनों ही पाया जाता है। बच्चों, उसके बाद कुछ सब्सटेंसेस जैसे कि लेमन कर्ड, टैमरिन और विनेगर के नाम दिए गए हैं और बोला गया है कि उनमें पाए जाने वाले एसिड्स के नाम को लिखिए। तो बच्चों, लेमन में सिट्रिक एसिड, कर्ड में एस्कॉर्बिक एसिड और सिट्रिक एसिड दोनों पाया जाता है, और टैमरिन में टार्टेरिक एसिड और विनेगर में सिट्रिक एसिड और ऑक्जेलिक एसिड दोनों पाया जाता है। बच्चों, इन एसिड्स के नाम को पता लगाने के बाद ग्रुप बी के एक सब्सटेंस जैसे कि बेकिंग सोडा सॉल्यूशन को लेने के लिए कहा गया है। फिर उसके बाद इस सॉल्यूशन को अपने फिंगर्स के बीच में रगड़ने के लिए कहा गया है। तो बच्चों, आप बेकिंग सोडा सॉल्यूशन को रगड़ने पर क्या ऑब्जर्व करते हैं, यह पूछा गया है। तो इसका जवाब होगा कि जब हम बेकिंग सोडा सॉल्यूशन को फिंगर्स के बीच में रगड़ते हैं तो आपको थोड़ा चिकना चिकना कुछ महसूस होगा। तो बच्चों, इस बात से हमें यह जानकारी मिलती है कि बेसिक सब्सटेंसेस को अगर टच किया जाए तो वह हमेशा चिकना चिकना होता है। उसके साथ साथ बेसिस जनरली स्वाद में बीटर मतलब कड़वे होते हैं। लेकिन बच्चों, हर वो चीज़ जिनका स्वाद कड़वा मतलब बीटर होता है तो ज़रूरी नहीं है कि उनमें बेस मौजूद होगा। इस बात को समझने के लिए बीटर गार्ड, जिसे हिंदी में करेला बोला जाता है, उसे लेते हैं। बच्चों, करेले का स्वाद कड़वा होता है पर वह बेसिक नेचर का नहीं होता है। अब इस पेज के राइट साइड में एक लड़के का फोटो दिया गया है जो यह सोच रहा है कि अब वह इंडिकेटर की सहायता से यह पता लगा लेगा कि फ्लोर को क्लीन करने वाले लिक्विड का नेचर कैसा है, क्या वह एसिडिक है या बेसिक है। तो बच्चों, जनरली हम जानते हैं कि फ्लोर क्लीनिंग लिक्विड एसिडिक नेचर का होता है। उसके बाद पेज के ठीक नीचे की तरफ में एक लड़की का फोटो दिया गया है जो सोच रही है कि अगर लिटमस नहीं होगा तो क्या
कुछ और नेचुरल सब्सटेंसेस होते हैं जिनका उपयोग एसिड बेस इंडिकेटर की तरह किया जा सकता है? तो बच्चों इसका जवाब है हाँ, लिटमस पेपर को छोड़कर और भी बहुत सारे नेचुरल इंडिकेटर होते हैं जिनका उपयोग हम एसिड बेस इंडिकेटर की तरह कर सकते हैं। अब वे कौन कौन से हैं, इनको जानने के लिए हम नेक्स्ट पेज के टॉपिक को पढ़ेंगे। तो अगला टॉपिक है 2.1.2 रेड रोज एज एन इंडिकेटर। बच्चों इस टॉपिक के हेडलाइन को पढ़कर ये तो पता चल ही गया होगा कि रेड रोज को भी इंडिकेटर की तरह यूज़ कर सकते हैं। बच्चों अब हम लोग एक्टिविटी 2.3 को पढ़ते हैं और देखते हैं कि इसे कैसे तैयार किया जाता है। तो सबसे पहले बोला गया है कि अपने आसपास से रेड रोज की पंखुड़ियाँ जो ज़मीन पर गिर चुकी है उसे कलेक्ट करिए, और यह भी एडवाइस दिया गया है कि फ्लावर को मत तोड़िए, सिर्फ उन पंखुड़ियों को लीजिए जो ज़मीन पर गिरी हुई है। फिर लगभग 1 मुट्ठी रेड रोज की पंखुड़ियों को लेकर उसे पानी में धो लेने के लिए कहा गया है। फिर इन पंखुड़ियों को किचन में मसाला को क्रश करने के लिए जो ओखली होता है उसमें डालकर पीस दीजिए। उसके बाद इसे एक कांच के गिलास में रख दीजिए। फिर इस गिलास में थोड़ा गर्म पानी इस तरह से डालिए ताकि क्रश फ्लावर की पंखुड़ियाँ पूरी तरह से डूब जाएं। फिर कांच के गिलास को ढक्कन से ढक देते हैं और 5-10 मिनट तक इंतज़ार करते हैं। यह 5-10 मिनट के बाद में कुछ रंगीन हो जाता है। उसके बाद जैसे ही यह रंगीन हो जाता है उसे फ़िल्टर कर लिया जाता है। बच्चों फ़िल्टर करने के बाद जो कलर्ड लिक्विड मतलब रंगीन पानी मिलता है उसका यूज़ हम एक एसिड बेस इंडिकेटर की तरह कर सकते हैं। बच्चों इस पेज के ठीक नीचे की तरफ में आपको फिगर 2.7 में देख सकते हैं कि एक टेस्ट ट्यूब स्टैंड है और उसमें टेस्ट ट्यूब रखा हुआ है जिसमें रेड रोज की पंखुड़ियों को क्रश करने के बाद जो लिक्विड बनाया गया है उसे इस टेस्ट ट्यूब में रखा गया। बच्चों यहाँ एक्टिविटी 2.3 खत्म होता है और अब हम लोग एक्टिविटी 2.4 को पढ़ेंगे। एक्टिविटी 2.4 में बोला गया है कि 2 स्मॉल ट्रांसपेरेंट बोतल्स को लीजिए या 2 टेस्ट ट्यूब को लीजिए और उनमें एक्टिविटी 2.3 में रेड रोज की पंखुड़ियों से बनाया गया लिक्विड को 10 to 20 ड्रॉप्स को डाल दीजिए और फिर उसके ऊपर A और B नाम लिख दीजिए। उसके बाद एक ड्रॉपर की सहायता से टेस्ट ट्यूब A में लेमन जूस के 20-30 ड्रॉप्स को डालते हैं और टेस्ट ट्यूब B में सोप सॉल्यूशन के 20-30 ड्रॉप्स को डालते हैं। फिर बोला गया है कि देखिए टेस्ट ट्यूब में क्या आपको कुछ चेंजेस दिखाई दे रहा है, और जो भी दिखाई दे रहा है उसे आप टेबल 2.3 में रिकॉर्ड करिए। उसके बाद बोला गया है कि एक्टिविटीज़ 2.1 में जो सैंपल का यूज़ किया गया है उन सभी सैंपल्स से यह एक्टिविटीज़ को रिपीट करके देखिए। तो बच्चों अब हम लोग टेबल 2.3 में देखते हैं कि अगर कुछ सैंपल्स को रेड रोज एक्सट्रैक्ट के ऊपर में डालते हैं तो उसके कलर में क्या चेंजेस आता है और वह कौन सा नेचर का होगा। बोलने का मतलब है कि वह एसिडिक होगा या बेसिक होगा या न्यूट्रल होगा, इसको हम लोग पता लगाते हैं। सबसे पहले लेमन जूस को रेड रोज एक्सट्रैक्ट के साथ में मिलाते हैं तो देखते हैं कि वह रेड कलर में चेंज हो जाता है, जिससे हमें यह जानकारी मिलती है कि वह एसिडिक नेचर का है। उसके बाद सोप सॉल्यूशन को रेड रोज एक्सट्रैक्ट के साथ में मिक्स करते हैं तो देखते हैं कि वह ब्लू कलर में चेंज हो जाता है। इससे यह पता चलता है कि वह बेसिक नेचर का है। और जब आंवला जूस को रेड रोज एक्सट्रैक्ट के साथ में मिक्स करते हैं तो वह रेड कलर में चेंज हो जाता है, जिससे यह पता चलता है कि वह एसिडिक नेचर का है। बच्चों टेबल 2.3 को फिल करने के बाद आपको बोला गया है कि आप अपने ऑब्जर्वेशंस को अपने क्लास के दोस्तों के साथ में डिस्कस कीजिए और देखिए क्या उनका ऑब्जर्वेशंस और आपका ऑब्जर्वेशन सेम है या कुछ अलग है। तो बच्चों इसका जवाब होगा कि सभी बच्चों का ऑब्जर्वेशन एक ही तरह का होगा। फिर उसके बाद बोला गया है कि टेबल 2.2 के ग्रुप ए
के सैंपल्स को जब ब्लू लिटमस पेपर पर डालते हैं तो वह जिस प्रकार रेड कलर में चेंज हो जाता है, क्या ठीक उसी प्रकार से उसी सैंपल्स को फ्लावर एक्सट्रैक्ट पर डालेंगे तो क्या वह भी रेड कलर में चेंज हो जाएगा? फिर टेबल 2.2 के ग्रुप बी के सैंपल्स को जब रेड लिटमस पेपर पर डालते हैं तो वह जिस प्रकार से ब्लू कलर में चेंज हो जाता है, क्या ठीक उसी प्रकार से उसी सैंपल्स को फ्लावर एक्सट्रैक्ट पर डालने पर ग्रीन कलर में चेंज हो जाएगा? और टेबल 2.2 के ग्रुप सी के सैंपल्स को जब रेड या ब्लू लिटमस पेपर पर डालते हैं तो जिस प्रकार से उनमें कोई कलर में चेंजेस नहीं आता है, ठीक उसी प्रकार से जब ग्रुप सी के सैंपल्स को फ्लावर एक्सट्रैक्ट के ऊपर में डालेंगे तो क्या उनमें भी कुछ कलर चेंजेस नहीं होगा? तो बच्चों, इस एक्टिविटी से हमें यह जानकारी मिलती है कि रेड रोज़ के एक्सट्रैक्ट को भी यूज़ करके हम सब्सटेंसेस के नेचर को पता लगा सकते हैं। इसलिए रेड रोज़ एक्सट्रैक्ट भी एक एसिड बेस इंडिकेटर होता है। रेड रोज़ एक्सट्रैक्ट के ऊपर अगर एसिडिक सॉल्यूशन डालेंगे तो वह रेड कलर में चेंज हो जाएगा, और जब बेसिक सॉल्यूशन को रेड रोज़ एक्सट्रैक्ट के ऊपर में डालेंगे तो वह ग्रीन कलर में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों, एक्टिविटीज़ 2.3 में जिस प्रकार रेड रोज़ एक्सट्रैक्ट बनाया गया है, ठीक उसी प्रकार अगर हम कुछ वेजिटेबल, फ्रूट्स या फ्लावर्स जैसे कि बीट रूट, पर्पल कैबेज, टर्मरिक, जामुन और रेड हिबिस्कस, जिसे हिंदी में गुड़हल के फ्लावर से भी एक्सट्रैक्ट बनाते हैं तो क्या उन सभी एक्सट्रैक्ट का उपयोग एक एसिड बेस इंडिकेटर की तरह किया जा सकता है? तो हाँ बच्चों, इन सभी के फ्लावर्स के एक्सट्रैक्ट को भी आप एक एसिड बेस इंडिकेटर की तरह यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट बच्चों, इस पेज में एक रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर एक फैसिनेटिंग फैक्ट्स के बारे में बताया गया है। आइए इसे पढ़ते हैं और देखते हैं कि इसको पढ़ने से हमें क्या जानकारी मिलती है। इसमें बताया गया है कि हाइड्रेंजिया एक प्लांट है जो हिमालय रीजन और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जैसे कोल्ड क्लाइमेट एरिया में पाया जाता है। इस प्लांट के फ्लावर अलग अलग कलर के होते हैं। फ्लावर का कलर सॉइल के नेचर के ऊपर में डिपेंड होता है। अगर सॉइल एसिडिक होगा तो हाइड्रेंजिया में ब्लू कलर के फ्लावर्स होते हैं, लेकिन अगर सॉइल बेसिक होगा तो इस प्लांट में रेड या पिंक कलर के फ्लावर होते हैं। फिर यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या गार्डनर सॉइल को एसिडिक या बेसिक करके हाइड्रेंजिया प्लांट के फ्लावर्स के कलर को चेंज कर सकता है? तो इसका जवाब होगा हाँ, गार्डनर सॉइल को एसिडिक या बेसिक बनाकर हाइड्रेंजिया के अलग अलग कलर वाले फ्लावर्स को उगा सकता है। बच्चों, अब हम लोग अगला टॉपिक 2.1.3 टर्मरिक एज एन इंडिकेटर को पढ़ते हैं। इस टॉपिक में हम लोगों को बोला गया है कि एक्टिविटी 2.1 में हमने ब्लू और रेड लिटमस पेपर स्ट्रिप्स का यूज़ किया था। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या आप कुछ चीज़ों से ऐसे पेपर स्ट्रिप्स को बना सकते हैं जो एक नेचुरल इंडिकेटर की तरह होगा? तो बच्चों, इसका जवाब पता करने के लिए अब हम लोग एक्टिविटी 2.5 को पढ़ते हैं। इस एक्टिविटी में सबसे पहले एक चम्मच हल्दी पाउडर को एक कंटेनर में लिया गया है और फिर थोड़ा पानी उसमें मिलाया गया और इसका पेस्ट तैयार किया गया। बच्चों, इसको बनाने के लिए आप ताज़ा हल्दी को लेकर भी आप पीस लीजिए और पेस्ट बना सकते हैं। फिर उसके बाद एक फ़िल्टर पेपर को इस पेस्ट में डुबा दीजिए। जब इस फ़िल्टर पेपर का कलर पीला हो जाएगा तो पेपर को पेस्ट से बाहर निकाल दीजिए और उसे सुखा दीजिए। उसके बाद इस पीले कलर के फ़िल्टर पेपर को पतले पतले स्ट्रिप्स में काट लीजिए। अब यह पेपर स्ट्रिप्स को अलग अलग टर्मरिक पेपर की तरह यूज़ कर सकते हैं। फिगर 2.9 में आपको टर्मरिक पेपर तैयार करने का फ़ोटो दिया गया है, जिसमें फिगर ए में एक ग्लास कंटेनर है और उसमें टर्मरिक का पेस्ट दिखाया गया है, और फिगर बी में फ़िल्टर पेपर के स्ट्रिप्स को दिखाया गया है। उसके बाद एक्टिविटी 2.1 के सिंपल्स के एक एक ड्रॉप को टर्मरिक पेपर के अलग अलग टुकड़े के ऊपर में डालते हैं और अपने ऑब्जर्वेशंस को टेबल 2.4 में रिकॉर्ड करते हैं। बच्चों, टेबल 2.4 में कुछ सिंपल्स दिए गए हैं। अब हम उसको एक एक ड्रॉप करके टर्मरिक पेपर के ऊपर में डालते हैं और सिंपल्स का नेचर नोट करते हैं। तो बच्चों, जब लेमन जूस को
टर्मरिक पेपर पर डाला गया तो उसका कलर में कोई चेंजेस नहीं हुआ। फिर जब सोप सॉल्यूशन को टर्मरिक पेपर के ऊपर डाला गया तो टर्मरिक पेपर का कलर चेंज हो गया और वो रेड हो गया। और जब आंवला जूस को टर्मरिक पेपर के ऊपर डाला गया तो फिर से टर्मरिक पेपर का कलर में कोई चेंजेस नहीं हुआ। तो बच्चों, आपको यह एक्टिविटी से क्या जानकारी मिलती है? क्या एक्टिविटी 2.1 के जितने भी सिंपल्स हैं वे टर्मरिक पेपर के कलर को चेंज कर देते हैं? तो इसका जवाब होगा नहीं। हर सिंपल टर्मरिक पेपर के कलर को चेंज नहीं करते हैं। फिर उसके बाद आपको बोला गया है कि एक ग्रुप बनाइए जिसमें उन सिंपल्स के नाम लिखिए जिसको टर्मरिक पेपर में डालने से कोई कलर चेंज नहीं होता है। उसके बाद टेबल 2.2 के ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी के साथ इस बनाए गए ग्रुप को कंपेयर करने के लिए कहा जाता है। फिर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या टर्मरिक पेपर को एक इंडिकेटर की तरह यूज़ कर सकते हैं जो यह इंडिकेट करेगा कि सब्सटेंस एसिडिक है? तो बच्चों, इसका जवाब होगा नहीं। हम टर्मरिक पेपर का इस्तेमाल एसिडिक सब्सटेंस को इंडिकेट करने के लिए हम यूज़ नहीं करते हैं। बच्चों, जो ऑब्जर्वेशंस हमने देखा है उसके अनुसार हम यह कह सकते हैं कि टर्मरिक पेपर का यूज़ बेसिक सब्सटेंस को टेस्ट करने के लिए किया जाता है, लेकिन टर्मरिक पेपर की मदद से हम ये पता नहीं लगा सकते हैं कि कौन सा सब्सटेंस एसिडिक है और कौन सा सब्सटेंस न्यूट्रल है। अब टर्मरिक पेपर क्यों ये नहीं इंडिकेट करता है कि कौन सा एसिडिक है कि कौन सा न्यूट्रल है, आइए इसे समझते हैं। तो बच्चों, जब हम एसिडिक सब्सटेंस लेते हैं या न्यूट्रल सब्सटेंसेस लेते हैं तो दोनों ही केसेस में टर्मरिक पेपर का कलर में कुछ भी चेंजेस नहीं होता है। इसीलिए टर्मरिक पेपर से एसिडिक सब्सटेंसेस और न्यूट्रल सब्सटेंस को अलग अलग नहीं किया जा सकता है। बच्चों, इस पेज के राइट साइड में एक लड़के का फ़ोटो दिखाया गया है जो यह सोच रहा है कि जब उसके वाइट शर्ट में सब्जी का मसाला गिरा और फिर वह जब साबुन से उसे साफ़ किया तो उसके कलर में क्यों चेंज हो गया था, क्योंकि वह समझ गया था कि सब्जी के मसाले में हल्दी होता है और जब इसके ऊपर में सोप को लगाया गया जो कि बेसिक नेचर का होता है तो वह रेड कलर में चेंज हो जाता है। बच्चों, इस पेज के लास्ट में फिर से एक रेक्टेंगुलर बॉक्स दिया गया है जिसमें कुछ मज़ेदार फैक्ट्स बताया गया है, तो आइए इसे पढ़ते हैं। तो इस रेक्टेंगुलर बॉक्स में सबसे पहले आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि हम लोग टर्मरिक यानी हल्दी को गोल्डन स्पाइस क्यों बोलते हैं? तो आइए इसका जवाब क्या होगा उसे समझते हैं। टर्मरिक यानी हल्दी जिंजर फैमिली का एक मेंबर होता है जो इंडिया में तो होता ही है बल्कि यह दूसरे देशों में भी पाया जाता है। यह हम लोगों के घरों में यूज़ होने वाली एक कॉमन मसाला है। इसका उपयोग सिर्फ फूड को कलर और सिर्फ टेस्ट के लिए नहीं किया जाता है बल्कि इसके कई और भी फ़ायदे हैं। आयुर्वेदिक मेडिसिन में बताया गया है कि टर्मरिक हमारे हेल्थ के लिए बहुत उपयोगी है और इसका उपयोग पुराने समय से होम रेमेडीज़ में भी किया जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट पेज 16 को पढ़ते हैं। इस पेज के स्टार्टिंग में आपको एक ग्रीटिंग कार्ड दिखाई दे रहा है जिसमें अश्विन ने अपने टीचर्स को गुरु पूर्णिमा के दिन देने के लिए बनाया था। उसने इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक वाइट पेपर लिया और उस वाइट पेपर के ऊपर में टर्मरिक का पेस्ट को लगा दिया और उसके बाद में उसे कुछ देरी के लिए सुखा दिया गया। फिर उसने टेबल 2.4 के सॉल्यूशन में से एक सॉल्यूशन लिया और फिर अपने मांगे को टीचर के मदर टंग में जो कि उड़िया है उसमें लिख दिया। तो बच्चों, आप बताओगे वह इस ग्रीटिंग कार्ड में लिखने के लिए कौन सा सॉल्यूशन का यूज़ किया होगा? तो इसका जवाब होगा कि वह एक बेसिक सॉल्यूशन का यूज़ किया होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि टर्मरिक के ऊपर में बेसिक सॉल्यूशन डालने पर वह रेड कलर में चेंज हो जाता है। इसी कारण वह अपने विश को टर्मरिक पेपर पर लिख सका और उसके टीचर उसे पढ़ सकें। बच्चों, अश्विन के इस क्रिएटिविटी को जब टीचर देखे तो वे बहुत खुश हुए। बच्चों, इस ग्रीटिंग कार्ड के ठीक नीचे
आपको एक लड़के का फ़ोटो दिख रहा है जो यह सोच रहा है कि क्या कोई ऐसा भी सब्सटेंस होता है जिसमें एसिडिक सॉल्यूशन या बेसिक सॉल्यूशन को डालते हैं तो उसका ऑर्डर या गंध चेंज हो जाता है। तो इसका जवाब जानने के लिए ठीक है उसके नीचे के पैराग्राफ को पढ़ते हैं, जिसमें यह लिखा गया है कि कुछ ऐसे भी सब्सटेंसेस होते हैं जिनका ऑर्डर मतलब गंध एसिडिक सॉल्यूशन या बेसिक सॉल्यूशन में चेंज हो जाता है। तो बच्चों, ऐसे सब्सटेंसेस जो एसिडिक मीडियम या बेसिक मीडियम में अपना ऑर्डर गंध चेंज कर देते हैं, उन सब्सटेंसेस को ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कहा जाता है। बच्चों, अब आगे कुछ और ओल्फैक्टरी इंडिकेटर के बारे में हम पढ़ते हैं, जिसके लिए सबसे पहले हम एक्टिविटी 2.6 को पढ़ेंगे। इस एक्टिविटी में सबसे पहले बोला गया है प्याज को छोटे छोटे टुकड़े में काट लीजिए और फिर उसे एक कंटेनर में रख लीजिए। उसके बाद इस कंटेनर में या तो कुछ कॉटन क्लॉथ के स्ट्रिप्स को रख दीजिए या तो कुछ फिल्टर पेपर के स्ट्रिप्स को रख दीजिए। उसके बाद कंटेनर को टाइटली बंद कर दीजिए और उसे रात भर के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद अगले दिन 2 कॉटन स्ट्रिप्स या फिल्टर पेपर को कंटेनर से निकालिए और उसके ऑर्डर मतलब गंध को सूंघिए। उसके बाद उसको एक साफ सरफेस के ऊपर में रख दीजिए। फिर टैमरिंड वाटर मतलब इमली के पानी के कुछ बूंदों को एक स्ट्रिप्स के ऊपर में डालते हैं और दूसरे स्ट्रिप्स के ऊपर बेकिंग सोडा सॉल्यूशन के कुछ बूंदों को डालते हैं। फिर थोड़े समय के लिए स्ट्रिप्स को छोड़ देते हैं ताकि सॉल्यूशन पेपर में अच्छे तरह से फैल जाए। उसके बाद फिर उसके ऑर्डर मतलब उसके गंध को चेक करते हैं। तो बच्चों, आपको क्या लगता है, क्या उसके ऑर्डर में कुछ चेंजेस आया होगा? अगर आया है तो आप अपने ऑब्जर्वेशन को नोट डाउन करिए। तो बच्चों, टैमरिंड वाटर डालने के पहले उसमें से ओनियन का स्मेल आ रहा था, पर जब टैमरिंड वाटर को डाला गया तो इसका स्मेल थोड़ा और बढ़ गया। लेकिन बेकिंग सोडा सॉल्यूशन को स्ट्रिप्स के ऊपर डाला जाता है तो उस स्ट्रिप्स से ओनियन का स्मेल थोड़ा कम हो जाता है और इसके स्मेल में भी चेंजेस होता है। उसके बाद हम लोगों को बोला गया है कि और भी एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशंस के साथ भी यही एक्टिविटी को करिए और देखिए क्या क्या होता है। तो बच्चों, जितने भी एसिडिक सब्सटेंस होते हैं जैसे कि लेमन जूस, विनेगर, आंवला जूस, जब इन्हें स्ट्रिप्स के ऊपर डालते हैं तो ओनियन स्ट्रिप्स का ऑर्डर और भी बढ़ जाता है। लेकिन जब बेसिक सब्सटेंसेस जैसे कि सोप सॉल्यूशन, लाइम वाटर, वॉशिंग पाउडर सॉल्यूशन को स्ट्रिप्स के ऊपर डालते हैं तो उसमें जो पहले ओनियन का स्मेल था, इसको डालने के बाद में उसका स्मेल थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन जब न्यूट्रल सब्सटेंस जैसे कि टैप वाटर, शुगर सॉल्यूशन या सॉल्ट सॉल्यूशन को स्ट्रिप्स के ऊपर डालते हैं तो स्ट्रिप्स के ऑर्डर में कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं। स्ट्रिप्स में न्यूट्रल सॉल्यूशन मिलाने के पहले जो स्मेल आ रहा था वही स्मेल न्यूट्रल सॉल्यूशन मिलाने के बाद भी आ रहा था। उसके बाद अब हम लोग पेज नंबर 17 के एक रेक्टेंगुलर बॉक्स को पढ़ते हैं। इस रेक्टेंगुलर बॉक्स में एक साइंटिस्ट है जिनका पूरा नाम आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे और जिन्हें हम शॉर्ट में पीसी रे के नाम से जानते हैं। पीसी रे को फादर ऑफ द मॉडर्न इंडियन केमिस्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। उन्हें यूनाइटेड किंगडम से केमिस्ट्री में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की और फिर वे भारत वापस लौट आए। फिर भारत में उन्होंने साइंटिफिक रिसर्च को बढ़ाने में अपना योगदान दिया। उन्होंने 1901 में भारत में फर्स्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी की स्थापना की। बच्चों, फार्मास्यूटिकल कंपनी दवाई बनाने की कंपनी होती है। वे एक ऐसे व्यक्ति थे जो भारत के कल्चर और ट्रेडिशन को बहुत मानते थे। उन्होंने यह भी बताया कि मॉडर्न वर्ल्ड के अचीवमेंट में हमारे इंडिया के पुराने समय के साइंटिस्ट का बहुत बड़ा योगदान है। पीसी रे एक समाज सुधारक, जिसे इंग्लिश में सोशल रिफॉर्मर कहा जाता है, वे भी थे और वे यह चाहते थे कि भारत के स्कूलों में, कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज़ में इंडिया के मदर टंग का यूज़ हो, दैट मीन्स हिंदी का यूज़ हो। बच्चों, अब हम टॉपिक नंबर 2.2
What happens when acidic substances mix with basic substances? को पढ़ेंगे। इस टॉपिक में पूछा गया है कि जब एसिडिक सब्सटेंस को बेसिक सब्सटेंसेस के साथ मिक्स करेंगे तो क्या होगा। तो आइए बच्चों कुछ एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और देखते हैं कि क्या होगा। इसके लिए हम अगली एक्टिविटी 2.7 को पढ़ते हैं, जिसमें एक ड्रॉप लेमन जूस को टेस्ट ट्यूब में लेने बोला गया है और फिर लगभग 20 वाटर के ड्रॉप्स को उसमें डालने बोला गया है। फिर उसके बाद उसके कलर को ऑब्जर्व करने बोला गया है। तो बच्चों वाटर के 20 ड्रॉप्स डालने के बाद में सॉल्यूशन का कलर अभी कलरलेस ही होगा। फिर उसके बाद उसमें एक ड्रॉप ब्लू लिटमस सॉल्यूशन को डालने बोला गया है। तो बच्चों जैसे ही ब्लू लिटमस सॉल्यूशन को लेमन वाटर में डालते हैं तो इसका कलर रेड हो जाता है। अब रेड क्यों होता है उसको समझिए। लेमन वाटर एसिडिक नेचर का होता है, इसलिए ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर देता है। उसके बाद धीरे धीरे करके लाइम वाटर के कुछ ड्रॉप्स को टेस्ट ट्यूब में डालिए और अच्छे से उसे मिलाइए। तो बच्चों शुरू में इसका कलर तो रेड था, पर जैसे ही थोड़ा ज़्यादा मात्रा में लाइम वाटर को मिक्स किया गया तो उस टेस्ट ट्यूब के सॉल्यूशन का कलर रेड कलर से ब्लू कलर में फिर चेंज हो गया। उसके बाद अगर फिर से लेमन जूस के एक ड्रॉप को इस ब्लू कलर के सॉल्यूशन के ऊपर में डालेंगे तो यह फिर से रेड कलर में चेंज हो जाएगा। उसके बाद बच्चों इस पेज के लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि कलर क्यों चेंज हुआ होगा। तो बच्चों जब हम लेमन जूस सॉल्यूशन पर ब्लू लिटमस सॉल्यूशन के एक ड्रॉप को डालते हैं तो सॉल्यूशन रेड कलर में चेंज हो जाता है। फिर जब लाइम वाटर को इस टेस्ट ट्यूब में डाला जाता है तो सॉल्यूशन का कलर रेड से ब्लू हो जाता है। तो बच्चों इससे हमें यह पता चलता है कि अब जो सॉल्यूशन टेस्ट ट्यूब में है वह अब एसिडिक नहीं है। लाइम वाटर को डालते ही वह एसिड के इफ़ेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देता है। तो बच्चों इससे हमें यह पता चलता है कि जब एसिडिक सॉल्यूशन को बेसिक सॉल्यूशन के साथ में मिक्स करते हैं तो जो सॉल्यूशन अब तैयार होगा वह ना तो एसिडिक होगा और ना तो बेसिक होगा। ऐसे रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में सॉल्ट और वाटर तो बनता ही है, पर उसके साथ साथ हीट भी प्रोड्यूस होता है। तो बच्चों हम कह सकते हैं कि एसिड प्लस बेस प्रोड्यूसेस सॉल्ट प्लस वाटर एंड हीट। बच्चों हम लोगों के लाइफ में ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं जहां आप न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस को देख सकते हैं। तो आइए बच्चों पता लगाते हैं कि वे कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं जहां हम न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस को देखते हैं। बच्चों इसको पता लगाने के लिए अब हम लोग अगला टॉपिक 2.3 न्यूट्रलाइजेशन इन डेली लाइफ को पढ़ते हैं। इस टॉपिक के अंदर में 3 ऐसे सिचुएशंस दिए गए हैं जिससे हम लोगों को डेली लाइफ में न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस को देख सकते हैं, जिससे हम लोगों को ये पता चलेगा कि डेली लाइफ में न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस कहाँ कहाँ होता है। तो पहला सिचुएशन है जिसमें कीर्ति एक बटरफ्लाई को एक गार्डन में देखती है। वो बटरफ्लाई उस गार्डन में एक पेड़ की डाल के ऊपर में बैठ जाती है और बैठ करके आराम करने लग जाती है। लेकिन अचानक कीर्ति को उस समय एक रेड चींटी काट लेती है, जिसके चलते उसका स्किन लाल हो जाता है और उसमें दर्द भी शुरू हो जाता है। यह देखकर उसके भाई ने थोड़ा सा बेकिंग सोडा लिया और उसमें थोड़ा सा पानी डालकर गीला कर दिया। फिर उसके बाद में इस बेकिंग सोडा सॉल्यूशन को वह कीर्ति को उस जगह लगाता है जहाँ उसे चींटी ने काटा था। अब बच्चों आपको यह सोचना होगा कि उसके भाई ने बेकिंग सोडा को क्यों लगाया। तो बच्चों इसका जवाब होगा कि जब कोई चींटी अगर काटती है तो वह हम लोगों को स्किन में एक एसिडिक लिक्विड जिसका नाम फॉर्मिक एसिड है उसे डाल देती है। लेकिन जब हम इस गीले बेकिंग सोडा को, जो कि बेस नेचर का होता है, उसको इस कटे हुए स्थान पर लगाते हैं तो वह उस जगह में मौजूद एसिड के इफ़ेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देता है और फिर
दर्द धीरे धीरे कम भी हो जाता है। बच्चों, आप सिचुएशन 2 को पढ़ते हैं, जिसमें एक किसान फार्मर्स पोर्टल में पूछता है कि उसके खेत में उतनी अच्छी तरह से फसल क्यों नहीं हो रही है। बच्चों, फार्मर्स पोर्टल एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसे डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, कोऑपरेशन एंड फार्मर्स के द्वारा चलाया जाता है। किसान की बात को सुनकर वहाँ पर काफ़ी डिस्कशन हुआ और यह पता चला कि खेत में बहुत ज़्यादा मात्रा में केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ हुआ है, जिसके कारण सॉइल एसिडिक हो गया है। तो बच्चों, आपके हिसाब से उसे क्या उपाय बताया जा सकता है जिससे किसान की सॉइल फिर से फर्टाइल हो जाए, मतलब उपजाऊ हो जाए। बच्चों, जब सॉइल बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाता है तो उसमें प्लांट उतने अच्छे से नहीं होते हैं। तो इस सॉइल की एसिडिक नेचर को ठीक करने के लिए सॉइल में लाइम सॉल्यूशन डालना पड़ता है, क्योंकि लाइम बेसिक नेचर का होता है और वह सॉइल की एसिडिक प्रॉपर्टी को न्यूट्रलाइज कर देता है। लेकिन अगर सॉइल बेसिक होगा तो उसमें ऑर्गेनिक मैटर जैसे कि मैन्योर और कंपोस्ट लीव्स को मिला देते हैं। बच्चों, कभी कभी सॉइल न्यूट्रल भी हो सकता है। ऐसे केसेस में प्लांट हेल्दी नहीं होता है। बच्चों, अब सिचुएशन 3 को पढ़ते हैं। सिचुएशन 3 में अश्विन का एक दोस्त है जिसका नाम गुरबीर है और वो इंडस्ट्रियल एरिया के नज़दीक में रहता है। तो गुरबीर ने अश्विन को बताया कि उसके पड़ोस के झील में मछलियों की संख्या दिन ब दिन कम होती जा रही है। तो बच्चों, आपको क्या लगता है कि इसका कारण क्या हो सकता है? तो इसका जवाब होगा शायद झील में फैक्ट्री का कचरा डाला जा रहा होगा। इसी के कारण से झील में मछलियों की संख्या कम होती जा रही होगी। तो बच्चों, फैक्ट्री के कचरे को झील में डालने से पहले उसमें बेसिक सब्सटेंस मिला करके न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। बच्चों, क्या आप अब बता सकते हैं कि जब अश्विन और कीर्ति के कागज़ पर लिक्विड को छिड़का गया था तो उस पर वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस शब्द क्यों लिखा हुआ दिखाई दिया? तो बच्चों, ऐसे होने का एक पॉसिबिलिटीज़ यह हो सकता है कि छिड़काव के लिए हल्दी का सॉल्यूशन का यूज़ किया गया होगा और कागज़ पर लिखने के लिए सोप सॉल्यूशन का यूज़ किया गया होगा। तो यहाँ बच्चों, आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है। अब हम लोग इस पूरे चैप्टर्स के मेन पॉइंट्स को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इसका पहला पॉइंट है बच्चों, हम लोग के आसपास में जो जो सब्सटेंस पाए जाते हैं उन्हें हम एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल सब्सटेंस में क्लासिफाई कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है लिकेन, रेड रोज, रेड हेबिस्कस, पर्पल कैबेज, टर्मरिक के एक्सट्रैक्ट को हम सब्सटेंस के नेचर को इंडिकेट करने के लिए कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट, जो सब्सटेंसेस एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन में अलग अलग कलर दिखाते हैं उन्हें एसिड बेस इंडिकेटर कहा जाता है। फोर्थ पॉइंट, एसिड ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कर देता है और बेस रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देता है। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट, रेड रोज के एक्सट्रैक्ट ब्लू लिटमस पेपर को रेड में और बेसिक सॉल्यूशन को ग्रीन कलर में चेंज कर देते हैं। सिक्स पॉइंट, जब हल्दी को बेसिक सॉल्यूशन में डाला जाता है तो हल्दी का येलो कलर रेड कलर में चेंज हो जाता है। नेक्स्ट सेवेंथ पॉइंट, एसिड और बेस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं और हमेशा सॉल्ट और वाटर के साथ साथ हीट प्रोड्यूस करते हैं। दिन ब दिन होने वाले बहुत सारे प्रॉब्लम्स जैसे कि लाल चींटी का काटना, सॉइल का एसिडिक बेसिक नेचर और इंडस्ट्रियल वेस्ट को न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस से ठीक किया जा सकता है। तो यहाँ एक पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।